एसएससी सीजीएल 2025 का जो टीयर 1 का एग्जाम है वो देने के बाद बच्चों के अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप हुआ है। रीजन बीइंग, मैक्सिमम कैंडिडेट से हमें पता चला है कि मैथ और रीजनिंग तो हलवा आ रहा है, सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं। नो डाउट प्रॉब्लम क्रिएट की है इंग्लिश और जीएस के सेक्शन में, तो वो ओवरऑल सभी के लिए था। बट मैथ और रीजनिंग जिसका फोबिया बना हुआ था, पता नहीं किस लेवल के क्वेश्चन दे दे रीजनिंग के अंदर या मैथ के अंदर, कहीं रीजनिंग के अंदर क्वांट्स तो नहीं इंक्लूड ज़्यादा हो जाएगा, अरिथमेटिकल रीजनिंग ज़्यादा डाल देंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो काफ़ी सारे थॉट्स थे कि कहीं अरिथमेटिकल रीजनिंग ना आ जाए या एनालिटिकल रीजनिंग ना आ जाए, तो वो डर तो खत्म हो गया। अब एक मेंटल लेवल भी बन जाता है कि हाँ चलो टीयर 1 के अंदर इतना इजी रखा है इन्होंने पैटर्न, तो टीयर 2 में भी ऐसा ही आएगा। आफ्टर ऑल है तो सीजीएल का एग्जाम, तो पक्का फोड़ देंगे। तो देखो, टू बी वेरी फ्रैंक, इतना हवा में मत आना, इनका कुछ नहीं भरोसा आपको किस पैटर्न पे कौन सा क्वेश्चन दे दे। तो अभी भी अनसर्टेनिटी ही रखना दिमाग के अंदर कि पता नहीं एग्जाम में आगे क्या होगा। और ये थोड़ा बहुत डर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जब तक डरेंगे नहीं तब तक चीजों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सभी चीजों को आप फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देंगे। तो थोड़ा बहुत डर रखना जरूरी है। और ये मैं जेन्युइनली बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं फालतू में ही आपको डरा रहा हूं, जेन्युइनली बोल रहा हूं। ट्रस्ट बिल्कुल भी मत करना कि अब टीयर 2 कैसा रहे, एडुकेटिव पैटर्न बेस्ड किस तरह से आपको एक क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ओवरऑल देखा जाए स्टेनो के एग्जाम के बाद, फेज 13 एग्जाम के बाद और आपका सीजीएल टीयर 1 के बाद, टीयर 2 तो पहला एग्जाम है ना जो एसएससी सीजीएल का ही होने वाला है। तो अभी तो कुछ भी पिक्चर क्लियर नहीं है। बाकियों की चलो मान लेता हूं, फेज 13 से आपने स्टेनो से आइडिया ले लिया, अब टीयर 2 तो पहली बार होने वाला है, वो भी सीजीएल का है। तो किस तरह से चीजें सामने आए कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको चीजों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, फुल ऑन प्रिपेयर करके चलना है अपने आप को, हर एंगल पे, हर सब्जेक्ट को लेके, हर सेक्शन को लेके। ओके, चलो। हमने सीजीएल टीयर 1 के लिए 2 तरह के मॉक्स करवाए थे आपको यूट्यूब पे। पहला था हमारा वीडियो मॉक, जिसे हमने स्ट्रेटेजी मॉक का नाम दिया था, जहां पर आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी बताई गई थी कि पर्टिकुलर सेक्शन को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। बेसिकली मैंने रीजनिंग के बताए थे, बुतेई सर ने क्वांट्स के बताए थे, और उसी के बेस के ऊपर आपको प्रैक्टिस मॉक्स भी दिए थे हमने, जो कि आपको ऐप पे जाके खुद से अटेम्प्ट करने थे उन्हीं स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए। तो यही चीज हम टीयर 2 में भी करने वाले हैं। तो काफियों ने तो देखो प्रेपरेशन शुरू भी कर दी है टीयर 2 को लेके, और साथ के साथ ओवरऑल देखा जाए तो सिलेबस सेम ही है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ओवरऑल तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और सेक्शंस आ गए, क्योंकि ओवरऑल गेम जो है देखी भी जाए इन दी एंड वो टीयर 2 के ऊपर है। अब सबसे ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा आपको सेक्शन 1 के अंदर, मतलब क्वांट और रीजनिंग, जहां पर आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो यही गेम बनाएगा सबसे ज्यादा, क्योंकि 100% एक्यूरेसी के साथ भी सिर्फ यही सेक्शन ही सॉल्व होता है आपका, जिसमें क्वांट और रीजनिंग दोनों आ जाते हैं। तो इसी चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं हम टीयर 2 को लेके भी। तो आज हमारा रहेगा पहला वीडियो मॉक, या हम कह सकते हैं पहला स्ट्रेटेजी मॉक। जिसको आइडिया नहीं है कि वीडियो मॉक, स्ट्रेटेजी मॉक या प्रैक्टिस मॉक में क्या बोल रहा हूं, अभी क्लियर कर देता हूं। देखिए, तो अब से क्या है, हम 2 तरह के मॉक्स जो है वो कवर अप कर रहे हैं। एक है प्रैक्टिस मॉक्स। प्रैक्टिस मॉक में क्या रहेगा, आपको ऐप के ऊपर जाके वो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं, जो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। वीडियो मॉक्स में क्या रहेगा, आपको पर्टिकुलर सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है। सपोज मैं रीजनिंग टीच कर रहा हूं, तो मैं रीजनिंग के बारे में ही बात करूंगा कि आपको 30 क्वेश्चन का जो कॉम्बिनेशन सेट दिया जाता है रीजनिंग के क्वेश्चंस का, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको फर्स्ट राउंड में सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जिसको सेकेंड राउंड में सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसको आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना, उसे स्किप करके चलना है। मतलब ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए रीजनिंग के सेक्शन को हैंडल करने की, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो मॉक में, जिसको हम स्ट्रेटेजी मॉक का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये एक ही बात है। तो जो स्ट्रेटेजी आप यहां सीख लेंगे,
क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक्चुअल अप्रोच क्या होनी चाहिए, हर एक चीज डिटेल में, उन्हीं चीजों को सीख के आपको इंप्लीमेंट करना है प्रैक्टिस मॉक्स में। वीडियो मॉक की ना तो आपको कोई पीडीएफ मिलेगी, ना पीपीटी मिलेगी, ना ऐप के अंदर एक्सेस मिलेगा इस चीज को कि हम खुद से ही सॉल्व करके देख लें, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका आपको सिर्फ वीडियो मॉक ही मिलेगा, मतलब यूट्यूब के ऊपर एक सेशन मिलेगा प्रॉपर वीडियो फॉर्म में। पैरेलली आप चाहें तो आप इसे मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हो, बट वीडियो के अलावा इसका कुछ भी आपको कंटेंट अवेलेबल नहीं होगा। प्रैक्टिस मॉक में आपको क्या करना होगा, ऐप के अंदर जाके लेटेस्ट मॉक टेस्ट का एक टैब है, उसमें जाके ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा जो भी हम क्रिएट करेंगे। आपको इसी स्ट्रेटेजी, जो आप स्ट्रेटेजी यहां पर सीखेंगे अटेम्प्ट करने की क्वेश्चन की, वही स्ट्रेटेजी को आपको खुद से इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि आपको चीजें सुनी ही बहुत अच्छी लगेंगी, मजेदार लगेंगी, क्या वाह क्या बात है, इतना इजीली सॉल्व हो गया, तो उसको आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट भी तो करना है ना। आफ्टर ऑल परफॉर्म तो आपको ही करना है एग्जाम के अंदर जाके, कि नहीं? तो आपको उन चीजों को इंप्लीमेंट करना है प्रैक्टिस मॉक के साथ। इन्हीं प्रैक्टिस मॉक का आपको फिर वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा। ओके, तो डिफरेंस तो क्लियर है। तो आज हम ये करने वाले हैं। तो वीडियो मॉक में प्रॉपर स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, हमने टीयर 1 के दौरान भी बताया था, अब टीयर 2 के दौरान भी आपको मैं क्लियर कर देता हूं। जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा सेट 30 क्वेश्चन का, सबसे पहले आपको पूरे के पूरे सेक्शन को फर्स्ट राउंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन उठा के चलने हैं कि जो आपके कम से कम टाइम में क्वेश्चन इंस्टेंटली सॉल्व हो जाए। मतलब ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि ये क्वेश्चन उठाया और इंस्टेंटली सॉल्व होगा ही होगा, कम से कम टाइम में, जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं है। तो आपको प्रैक्टिस के दौरान आपको पता चल चुका है कौन से आपके वीक टॉपिक्स हैं, कौन सा स्ट्रॉन्ग पार्ट बन के बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये रहेगा फर्स्ट राउंड के अंदर। और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हमें टाइम कंज्यूमिंग लगते हैं, लाइक सिटिंग अरेंजमेंट आ गया, पजल का क्वेश्चन आ गया, ग्रुप एनोलॉजी के क्वेश्चन आ गए, काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चन आ गए, एनालिटिकल रीजनिंग काफी को थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग लगती है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको फर्स्ट राउंड के लिए होल्ड पे रख के चलने हैं, जो इसको आपको क्या करना है, सेकेंड राउंड में जाके अटेम्प्ट करना है। मतलब इसे हम टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन कह देते हैं। ऐसे नहीं है कि वो टफ होते हैं, टफ नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको करने हैं अटेम्प्ट सेकेंड राउंड में जाके। और एक पोर्शन ऐसा रहता है क्वेश्चन का जिसमें आपको लगता है कि हद से ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेगा हमारा, या डाउटफुल केसेस में रहता है, या ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं कि नहीं हमें नहीं आते हैं। वर्ड के ऊपर एनोलॉजी की बात कर लेते हैं, शब्दों के ऊपर आधारित सादृश्यता, क्लासिफिकेशन, ओड वन आउट का केस, या कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि जिसमें आपको लॉजिक ही नहीं समझ में आता। तो ये क्वेश्चन आपको क्या करके चलने हैं, स्किप करके चलने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस मॉक टेस्ट के दौरान सीखेंगे। ये उनके लिए थी एक्सप्लेनेशन जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करने जा रहा हूं मैं अभी का मॉक टेस्ट जो है, वीडियो मॉक प्रॉपरली। पेन नोटबुक साथ में रखिएगा, जो भी क्वेश्चन आपको सामने आएगा आपको खुद से सॉल्व करके देखना है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम ट्रैवल करेंगे, आपको क्लियरली बता दूंगा किस नेचर का क्वेश्चन आपको होल्ड पे रख के चलना है, कौन सा सेकेंड राउंड के लिए रखना है, और कौन सा आपको स्किप करके चलना है, मतलब अटेम्प्ट करना ही नहीं है। और ईगो पे मत लिया करो चीजें, क्योंकि टीयर 1 के अंदर भी बहुत से बच्चों का ये था कि ये बंदा तो करके आया 25 के 25, मैं क्यों ना करके आऊं। तो भाई ये भी तो देखो ना उसने कितने सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। ठीक है, अपनी ईगो यहां पर सेटिस्फाई नहीं करना, उससे कोई फायदा ही नहीं होगा। देखो आपका अपना ही नुकसान होगा। जल्दबाजी करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। गलतियां जल्दबाजी में ही होती हैं, फिर क्वेश्चन गलत भी होगा और उसकी नेगेटिव मार्किंग भी जाएगी, इंपैक्ट बाकी क्वेश्चन के ऊपर पड़ेगा। और इधर तो है भी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। उधर तो चलो चल जाता था, 2 नंबर का है, चलो 0.5 डिडक्ट हो जाएंगे। इधर तो 1 नंबर जाएगा एक क्वेश्चन गलत होने के पीछे, तो काफी इंपैक्ट डालता है वो। ठीक है, तो लालच में नहीं आना, कभी भी नहीं आना। अच्छे से मेहनत करो, 100% दो अपना प्रेपरेशन के दौरान, रिजल्ट भी अकॉर्डिंगली आएगा। ठीक है, चलो करें शुरू। तो इस टेस्ट का सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड से रिलेटेड। देखो इस क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट करो, और मैं अभी इस क्वेश्चन के लिए नहीं बोल रहा हूं, हर एक क्वेश्चन के लिए बोलूंगा कि आपको क्या करना है, पैरेलली जो है वो ऑप्शन का भी रेफरेंस लेके चलना है। ठीक, चलो
जैसे कि आपके पास कौन कौन से वर्ड्स यहां पर अवेलेबल थे, हार्वेस्ट, सो, प्लफ, इरिगेशन और ग्रो, मतलब कि खेती से रिलेटेड आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं, ठीक है। तो फार्मर्स जो हैं अपनी फसलों को कैसे ग्रो करते हैं, फसल्स बोल रहा था देखो मैं, फार्मर्स अपनी पूरी की पूरी खेती वगैरह कैसे करते हैं, फसल सब्जियां वगैरह जो भी वो बोते हैं उसकी बुआई का जो प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। अब ऑप्शन का रेफरेंस लेके चल सकते हो, या तो दूसरे से शुरू हो रहा है या तो तीसरे से शुरू हो रहा है। दूसरे से मतलब या तो सो है, मतलब के बुआई करना बीजों की, या तो प्लफ है, या तो खेत की जुताई करना। तो ऑब्वियस सी बात है बीज तो तब बोएंगे ना अगर खेत को जो है वो खेती करने के लिए या बीज बोने के लिए रेडी करेंगे, तो पहले खेत की जुताई होगी, मतलब आपके ये दोनों ऑप्शन तो हो गए एलिमिनेट। मतलब तीसरा टर्म जो है या तीसरा टास्क जो है वो सबसे पहले आएगा, पहले खेत की प्लफिंग की जाएगी, उसके बाद बुआई की जाएगी। मतलब 3 के बाद क्या आना चाहिए, 2, वो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में गिवन है। दैट्स इट। इन शॉर्ट चारों में से कोई एक ऑप्शन आंसर आने वाला है, तो मैं बाकियों को देख के अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। इसलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक्चुअल स्ट्रेटेजी भी देखेंगे और ऑप्शन का भी रेफरेंस पैरेलली लेके चलेंगे कि कहां मेरा एक एक 2-2 सेकंड में अपने सेव कर सकता हूं। चाहे तो आप डिटेल में सॉल्व कर सकते हो, आगे देख लो। बुआई होने के बाद बुआई होने के बाद क्या होगा, आप फसल को पानी देते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंगली जो भी फसल डिमांड करती है कि उसको कितने पानी की डिमांड है, इरिगेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इरिगेशन के बाद क्या रहेगा, सब्जियां फल जो भी बुआई की होगी वो ग्रो करेंगी, उसके बाद उसकी कटाई की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते ही अटेम्प्ट करो, लास्ट लाइन को टारगेट किया करो मोस्ट ऑफ द टाइम। यहां पर आपको क्या फिगर आउट करना है कि टी का विपरीत फलक कौन सा होगा। अब देखो टी तो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है और दोनों में टी कॉमन है, उसके अलावा कोई और कॉमन नहीं है। तो टी के विपरीत जो बच गया, जो आपको यहां नहीं दिखाई दे रहा, वो कौन सा है, पी, क्योंकि आपको 6 फेसेस कौन कौन से हैं सारे के सारे यहां दिए गए हैं। समझ में आ गई बात, क्योंकि दोनों रूल्स आप अप्लाई कर सकते हो कि जो यहां पर विजिबल नहीं है वही टी का अपोजिट है, क्योंकि दोनों इमेजेस के अंदर टी ही कॉमन है बस। अब दूसरा रूल क्या कहता है कि जितने भी फेसेस एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं, सटे हुए, वो एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। मतलब टी का अपोजिट वी क्यू एस यू हो ही नहीं सकता, तो बचा कौन है, पी ही तो बचा। ये हार्डली आपके 5 सेकंड भी मैं तो कहता हूं बहुत ज्यादा है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। नेक्स्ट देखिए, सीरीज का पार्ट है, दैट्स अप टू यू। चाहें तो आप इसे फर्स्ट राउंड में सॉल्व कर सकते हैं, इसे अगर आप चाहें तो सेकंड राउंड में भी लेके जा सकते हैं। वैसे आपकी प्रैक्टिस इतनी सफिशिएंट अमाउंट में हो चुकी होगी कि आप फर्स्ट राउंड में इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 4 बॉक्सेस गिवन है, 5th बॉक्स आपको डिटरमिन करना है। तो ये चेक करना होता है हमें कि जो चेंजेस पहले से दूसरा बॉक्स बनाने में फॉलो हुई, क्या वही सेम चेंजेस तीसरे से चौथा बॉक्स बनाने में फॉलो हुई। पहले इसको वेरीफाई करो। लाइक अगर हम बात करने हैं टॉप कॉर्नर पे लेफ्ट साइड पे ई बैठा हुआ है, तो वो कहां शिफ्ट हो गया अगली फिगर में जाके, बॉटम कॉर्नर पे। सिमिलरली इसी पोजीशन पे पहले कौन था 2, वो लास्ट में आके शिफ्ट हो गया। एक एलिमेंट देख लिया, कोई और देख लो। जैसे स्टार फिगर की बात करते हैं, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो इसी सेम पोजीशन पे यहां पर कौन था, ई, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। मतलब जो चेंजेस पहले से दूसरे में बनाने में फॉलो हुई, वही सेम चेंजेस तीसरे से चौथा बनाने में फॉलो हुई। ओवरऑल जैसे दूसरे से तीसरा बना, वैसे चौथे से 5वां बॉक्स बनेगा। अब दूसरे से तीसरा कैसे बना, सबसे पहले स्टार फिगर और 2 आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, तो इधर टी और ई आपस में एक्सचेंज होंगे। तो इस सीक्वेंस में देखिए, पहले कॉर्नर पे टी होना चाहिए, बीच में ई होना चाहिए, वो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है। दैट्स इट। नेक्स्ट, इसको हमेशा सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई ट्रिक नहीं है। ये हमेशा आपको जो है ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व करने होंगे, क्योंकि परसेंटेज की जगह क्या रखें, हैश की जगह क्या रखें, होता वैसे इजी है बट टाइम कंज्यूमिंग है। आपको कम से कम तो 2 ऑप्शंस तो गो थ्रू करने ही पड़ सकते हैं। ओके, तो टाइम कंज्यूमिंग है, क्यों रिस्क लें, 3 भी ऑप्शन देखने पड़ सकते हैं, क्या पता चौथे ऑप्शन में जाके आंसर मिल जाए। तो इसको सेकेंड राउंड पे ही करना बेहतर है। नेक्स्ट, सीरीज का पार्ट। पहले नेचर देख लीजिए नंबर्स का क्या है। ये देखो, नंबर एकदम से नीचे गिरा, फिर ग्रेजुअली बढ़ता चला जा रहा है। तो मैंने आपको नेचर बता रखा है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये डेसिमल्स में मल्टीपल बनते हैं। अब पैटर्न भी कैसे जज करना है, 19 और 10 को गोली मारो, इसको देखने की नीड ही नहीं है। 10 से शुरू करते हैं, 10 से 11 मल्टीपल बनेंगे डेसिमल के केस में, तो ये मैं इसे कह सकता हूं मल्टीपल्स बनेंगे तो गुणा तो होगा ही होगा कोई ना कोई नंबर किसी ना किसी से। तो
तो 10 को 1 से गुना करके 1 जोड़ दिया जाए। इसी तरह 11 से 18 अगर मैं बात करूं, इसका 1.5 गुना होगा, 1.5 गुना। 11 का 1.5 गुना कितना हो गया? 16.5। 16.5 में 1.5 दो जोड़ दिया जाए 1.5, तो 18 आ जाएगा रिजल्ट। तो अकॉर्डिंगली ये क्या होना चाहिए फिर? इंटू 2 + 2 होना चाहिए। देखो 18 दूना 36 और 2 कितना हो गया? 38। आगे क्या आ जाएगा? इंटू 2.5 + 2.5, मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया वही नंबर ऐड भी कर दिया गया। चलो, पहले 38 का डबल कितना हो गया? 76। फिर 38 का हाफ, 0.5 का मतलब हाफ, कितना हो गया? 19। फिर इसमें 2.5 ऐड भी करना है। 5 एज इट इज, 9 6 15 और 2 17, 7.5 होना चाहिए एंड में। ए ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट, ये ओड वन आउट का केस है। नॉन वर्बल आपको आया गिवन है यहां पर, मतलब ओड वन आउट, 5 फिगर्स अवेलेबल है, पांचों में से आपको डिफरेंट बताना है कौन सा होगा। इसमें ये नेम यहां पर मेंशन नहीं है, ये 5 फिगर्स आपको बतानी है, इनमें से डिफरेंट फिगर कौन सी है। ठीक है, इसको तो देखने की नीड ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन के अंदर ही आपको ये चीज अवेलेबल नहीं है। अब पहली 4 में से देखो डिफरेंट कौन है। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं हर एक बॉक्स के अंदर, तो पैटर्न क्या बन रहा है? अब इस बॉक्स को तो हम जज कर ही नहीं सकते, बाकी 2 को इसके साथ कंपेयर करके देखो। ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ 90 डिग्री के एंगल पे, और 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आ गए इसी के साथ के। सिमिलरली ये भी 90 डिग्री के एंगल पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हुआ, सेम ऑब्जेक्ट आ गए। बट यहां पर देखो, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है 90 डिग्री के एंगल पे, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। मतलब सी ऑप्शन जो है या सी बॉक्स जो है यहां पर चारों के या बाकी सभी के कंपैरिजन में टोटली डिफरेंट था। नेक्स्ट, देखते ही अटेम्प्ट करो। अब देखो, ये जो मॉक मैंने सेट किया ना, वो पिछले एग्जाम के रेफरेंस के साथ किया है, थोड़ा बताना भूल गया था मैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले साल मुझे लगे थे कि अच्छे हैं, 3-4 क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगे, तो वो मैंने इस प्रैक्टिस सेट के अंदर इंक्लूड किए हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके, तो जिस हिसाब से पिछला आपका 2024 का टीयर 2 का एग्जाम था, उसी के हिसाब से ही मैंने सेम पैटर्न, मतलब 5-10% थोड़ा टफ लेवल पे लेके गया हूंगा मैं इसको। अदरवाइज जो क्वेश्चन का नेचर है पूछा जाने का, वो सारे का सारा सेम ही रखा है एक एंड से। ओके, चलो यहां पर भी ऑप्शन का रेफरेंस लेके चलेंगे। सबसे पहले आप कोई भी एक ऑब्जेक्ट उठा लीजिए, जैसे 2 की बात करते हैं, वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा। डी ऑप्शन आपका एलिमिनेट। हर एक ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है आपको, चेंजेस देख लीजिए कहां पर आ रही हैं। जैसे कि वाई फिगर की बात करें, वाई ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करता, वो सेम रहेगा एज इट इज। उसके बाद अगर बात करें 7 को टारगेट कर सकते हैं, ये देखो 7 वेरी कर रहे हैं। 7 अगर यहाँ पर है तो इस शेप में ऐसे आएगा, तो आपका ये ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि इसकी ये वाटर इमेज दे रखी है। अब दोनों में चेंजेस देख लीजिए कहां पर है, इस यू शेप में है। ठीक है, यू मतलब एन जो है वो यहां पर जाके इस शेप में ऐसे आएगा, ना कि वो यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, सी ऑप्शन आपका आंसर। ये तो खुद की एनालिटिकल डिसीजन मेकिंग है कि आपको किस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। पूरे का पूरा आपको मेंटेन करने की नीड नहीं है कि आप हर एक फिगर को ही यहां पर डिकोड करने बैठ गए, ऐसा कभी मत करना। नेक्स्ट, दैट्स अप टू यू। अगर आप इस पे हिट लेना चाहते हो फर्स्ट राउंड के अंदर कर सकते हो, अदरवाइज मार्क एज रिव्यू करके चलिए। तो चलो, 3 डिजिट का नंबर है, तो यहां पर ज्यादातर देखा जाए तो ये 300 की सीरीज है, ये 400 की सीरीज है। देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक और अप्रोच बताता हूं। जब भी आपको आए 3-3 डिजिट वाले नंबर हैं या 4-4 डिजिट वाले नंबर हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या हो सकते हैं, या तो क्यूब्स का रेफरेंस हो सकते हैं, ठीक है, या उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब यहां पर क्यूब्स का रेफरेंस भी क्या लेके चले। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर 5 के घन की 125, 6 का 216, 7 का, ठीक है, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा? 7 का 343। अब 7 के घन भी आप कितनी बार यूज कर लोगे? मोर ओवर ये 5 के घन और 6 के घन से भी काफी दूर है, 7 के घन से भी काफी दूर है। 8 का घन कितना हो गया? 512। इन बिटवीन एग्जिस्ट कर रहा है, तो क्यूब्स का तो यहां रेफरेंस चल ही नहीं रहा। क्यूब का रेफरेंस एक नंबर पे लगा दोगे, बाकी के ऊपर क्या जाएगा? तो इसे डिफरेंस से करना प्रेफर करो। अब क्वेश्चन को देखो, एग्जामिनर तो हमेशा नंबर देके आपको चीजें डराएगा,
बट आपको डरना नहीं है, इसको और इजी बना दो। जैसे ये 300 समथिंग है, ये 400 समथिंग है, इनको गोली मारो। आपके सामने ये 300 400 फिगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ये क्या है 2, ये 52 है, ये 78 है। 2 से 52 आखिरी के 2 डिजिट पकड़ लो बस। 2 से 52 50 नंबर बढ़ गए। पहले उधर क्रॉस चेक करो, ऐसा हुआ? ये देखो 8 से 58 50 नंबर बढ़ गए। मतलब कि हम छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। दूसरा नंबर जो है वो तीसरे नंबर से 50 ज्यादा है, और पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है? 26 ज्यादा। ये देखो 52 में 26 जोड़ दो, कितना आ गया? 78। सिमिलरली 58 में 26 जोड़ दो, कितना आ गया? 84। तो प्लस 26। ये मैं रिवर्स सीक्वेंस में आ रहा हूं। तीसरे से दूसरे नंबर कैसे बना है? 50 नंबर बढ़ के, ओके। और दूसरे से पहला नंबर कैसे बना है? 26 नंबर के इंक्रीमेंट में। चलो आ जाइए, ऑप्शन एलिमिनेट करना शुरू करते हैं, या सिमिलर सेट ही है ना, देख लो सेम वे। नोट वर्ड ध्यान रख लिया करो कि नोट वर्ड ना अवेलेबल हो। 91 में 50 जोड़ दो, बिल्कुल ठीक है, 541 हो गया। 541 में 26 जोड़ दीजिए, 567। एक ही ऑप्शन, पहला ऑप्शन ही आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट। अब मोस्टली ये तो आपको पूछा जाता था, अल्फाबेट टेस्ट का केस है, जिसमें आपको लेटर्स, एक वर्ड दे दिया जाता था, लेटर्स को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो डिजिट के केस में है, बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन देखो क्या गिवन है कि आपको जो ये संख्या दी गई है, इस संख्या में दिए गए हर एक अंक को आरोही क्रम में लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं आपको अरेंज करना है बढ़ते क्रम में, और ऐसे अंक बताने हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं की है, रिमेन अनचेंज्ड। आप इजीली कंपेयर कर सकते हो। लेटर के केस में होता है कि हाँ थोड़ी गलती हो सकती है, लेंदी वर्ड आ गया, लेटर्स कंपैरिजन में ना आए इजीली वर्बली विदाउट पेन एंड पेपर। अब ये तो डिजिट ही है, क्लियरली आप बता सकते हो। कौन सा डिजिट नहीं है यहां पर? 7 और 8 नहीं है। अब देखो किन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, 2 ने नहीं किया, 3 ने नहीं किया, और किसने नहीं किया? 9 ने नहीं किया। मतलब 3 डिजिट ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन को अपरिवर्तित रखा है। नेक्स्ट, सेकेंड राउंड के अंदर सिटिंग अरेंजमेंट का केस है। ज्यादा फीलिंग नहीं ले लेनी कि हाँ हमसे तो हो ही जाते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा ना, तो सेकेंड राउंड में कर लो, क्या जाता है। अगला देखिए, कॉज एंड इफेक्ट के केसेस। ये देखो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर सपोज आपने मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट किए हुए हैं, देखो इसमें डिसीजन कैसे बनाना है कि आपको ये, आपके लिए ये डुएबल है या नहीं। सपोज आपने 20 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए, 20 में से आपने देखा कि हर एक मॉक टेस्ट के अंदर मुझे कॉज एंड इफेक्ट मिलता ही मिलता है। अगर यहां पर 20 मॉक टेस्ट में आपका 13-14 बार ये क्वेश्चन गलत गया, इसका आंसर आपके थिंकिंग प्रोसेस के साथ मैच ही नहीं किया, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? गलत होने की ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करो, चाहे स्किप भी कर दोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज हमेशा सेकेंड राउंड में रख के चलो। 20 मॉक टेस्ट दिए, आपने देखा 15-16 बार एक्यूरेसी रहती है इसमें। मतलब जैसे ही आपने थॉट प्रोसेस लगाया, आपके थॉट प्रोसेस से क्वेश्चन का आंसर मैच कर गया, मतलब करेक्ट जा रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? क्वेश्चन के सही होने की ज्यादा है, तो आप इसे हिट कर सकते हो फर्स्ट राउंड के अंदर ही। तो किस टॉपिक के अंदर आप वीक पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, ये आप खुद जानते हो। इसमें इन चीजों में, ये देखो थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें मैं आपको ज्यादा गाइड नहीं कर पाऊंगा। यहां तो मैं आपको सिर्फ चीजें बता सकता हूं कि इन इन बातों का ध्यान रखना होता है। बाकी वो पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग बन चुका है, आपने कितना उसके ऊपर वर्कआउट किया हुआ है, दैट्स अप टू यू, वो आप जानते हो, हम नहीं जानते। ओके, मैं तो आपको देखो प्रॉपरली गाइड कर सकता हूं यहां पर, और हेल्प कर सकता हूं, आपको सही ट्रैक पे ला सकता हूं कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखो कॉज एंड इफेक्ट, ये इंग्लिश लैंग्वेज में, ये हिंदी में है, चलो मैं हिंदी में पढ़ लेता हूं। कहता है राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा की है। जो वन टाइम यूज, सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं ना, उसके ऊपर क्या है? कंप्लीट बैन हो जाएगा। इसने, राज्य सरकार ने जो है तत्काल प्रभाव से इस चीज की घोषणा कर दी है। तो इसका प्रभाव क्या क्या हो सकता है? देखिए पहला प्रभाव क्या बोला गया है? कई पैकेजिंग और विनिर्माण उद्योगों ने नई नीति के प्रभावों पर चर्चा करने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ एक जरूरी बैठक बुलाई है। बिल्कुल ठीक है। अब गवर्नमेंट ने अगर कोई डिसीजन ले लिया, अब ऐसा थोड़ा है कि गवर्नमेंट जैसा बोलेगी सारे की सारी पब्लिक वैसा करना शुरू कर देगी। वैसे होता तो वैसे ही है, अगर जेन्युइन
पॉइंट पे उन्होंने डिसीजन लिया। तो अब यहाँ पर फैक्ट्री जो ये सिंगल यूज प्लास्टिक बना रही हैं फैक्ट्रीज, अब एक तो बंदा इन्वेस्टमेंट करके बैठा है, फैक्ट्री ओपन करके बैठा है, काफियों को रोजगार भी मिला हुआ है, तो सरकार ऐसी चीजें थोड़ा सोचती है। सरकार तो ये सोचेगी ना ये चीजें मेरे देश के लिए जो है वो ठीक नहीं है, लोगों के लिए ठीक नहीं है, तो ये चीज होनी भी नहीं चाहिए। अगर नहीं होनी चाहिए तो पहली बात पहले क्यों इंप्लीमेंट की थी? अब ऐसे थोड़ा आपने फैक्ट्री लगाई तो आपने मन किया तो फैक्ट्री लगा दी, ऐसी चीजों के लिए प्रॉपर लाइसेंसिंग वगैरह होती है। मोर ओवर चलो खुल भी गई फैक्ट्री, अब उसका क्या होगा जिसकी वो फैक्ट्री होगी? आपने उसके बारे में भी तो सोचना था। तो लोग जो होंगे वो भड़केंगे कि हम तो, हमारा तो रोजी रोटी यही है। ऐसे तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं, अकेली एक फैक्ट्री तो नहीं है ना पूरे राज्य के अंदर। सपोज मैं गुजरात की ही बात कर लेता हूँ, एक फैक्ट्री तो नहीं है जो प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रही है, काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज होंगी। तो जितने भी फैक्ट्रीज के निर्माता थे या ऐसी चीज़ों को बनाने वाले, उन्होंने क्या कर दिया है कि जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनके साथ एक मीटिंग अरेंज की है कि हमारा क्या होगा। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट इनके ऊपर पड़ा। मतलब जो पहला प्रभाव है वो इस कारण का जेन्युइन इफेक्ट है, पहले वाला तो वैलिड है। दूसरा प्रभाव चेक करते हैं इसी से रिलेटेड है या इसी के कारण हुआ या नहीं। स्थानीय बाजारों में कपड़े के थैले, जूट के थैले और कागज के थैलों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। अब ये पता चल गया कि गवर्नमेंट जो है इन चीजों के ऊपर बैन लगाने वाली है, तो क्या होगा? लोग जो हैं प्लास्टिक कम यूज करना शुरू कर देंगे। जितने भी रिटेल शॉपकीपर्स हैं वो यूज ही नहीं करेंगे। जब सरकार ने ही बैन लगा दिया, जैसे हम चंडीगढ़ जैसे शहरों की बात करते हैं, यहाँ पर प्रॉपरली बैन है, प्लास्टिक आप यूज नहीं कर सकते हो। जो भी यूज करता हुआ दिखाई दे गया या पकड़ा गया उसको मोटा चालान पे करना पड़ता है। ओके, अब हर कोई चालान थोड़ा पे करता रहेगा ऐसी ऐसी चीजों के लिए। तो उन चीजों से बचने के लिए जो रिटेल शॉपकीपर्स हैं वो इन चीजों को रखेंगे भी नहीं, प्लास्टिक को यूज करेंगे ही नहीं। और पब्लिक भी क्या करेगी? ऐसी चीजें ही प्रेफर करेंगी। ठीक है, तो उनकी डिमांड अकॉर्डिंगली बनती है ना। तो दूसरा प्रभाव भी इस कारण का जेन्युइन इफेक्ट है, दूसरे वाला भी आपका फॉलोड होगा। तीसरा कहता है मौसम विभाग ने, मौसम विभाग कहां से है? मौसम विभाग ने अगले सप्ताह तटीय क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। अब क्या इस चीज का ये जो माना है प्रभाव है, कोई भारी बारिश की चेतावनी दी जा रही है, ठीक है, हैवी रेनफॉल होने वाला है। तो मौसम विभाग ने कोई घोषणा की है, कोई सोच समझ के ही की होगी, किसी चीज का प्रभाव है। बट उसका कारण ये तो नहीं है ना कि प्लास्टिक बैन कर रहे हैं तो इसलिए भारी बारिश होने वाली है। ये आपस में कनेक्टेड है? बिल्कुल भी नहीं। तो सिर्फ पहला और दूसरा ही जो है इसके पॉसिबल इफेक्ट्स हैं जो ये आपको कॉज दिया गया था। नॉर्मल से डिसीजन मेकिंग लगानी है। तो आप क्वेश्चन की लेंथ से आप जजमेंट ले सकते हैं कि आपके लिए क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट राउंड में सॉल्व करने वाला है या नहीं। दैट्स अप टू यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते ही अटेम्प्ट करो। क्या बताना था? निश्चित रूप से कौन सा सही है। आपको देखिए दो स्टेटमेंट दी गई हैं, आप इसे वर्बली भी कर सकते हो ट्राई। जैसे t ग्रेटर देन x, t से लेके x तक ट्रेवल करना है, साइन का फेस t की तरफ ओपन होना चाहिए, पर t से लेके x तक साइन का फेस x की तरफ ओपन है। पहला निष्कर्ष गलत। u ग्रेटर देन w, अब u इस स्टेटमेंट का पार्ट है, w इस स्टेटमेंट का पार्ट है। समझ आया? तो यहां पर कॉमन कौन है? x। तो पहले हम u से लेके x तक ट्रेवल करेंगे, साइन का फेस u की तरफ ओपन करो, बट इधर क्या है? u की तरफ तो ओपन ही नहीं है, ये x की तरफ ओपन है, x ग्रेटर देन w है, उसका हम क्या अचार डालेंगे? पहले तो इधर ओपन होना चाहिए था ना u की तरफ, ये भी एलिमिनेट। चाहे तो आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखो x ग्रेटर देन w है, यहां पर मेंशन कर दिया, यहां से यहां ट्रेवल कर लो, u से लेके w तक, साइन एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एलिमिनेट। v ग्रेटर देन z, वही बात आती है, पहले हम v से लेके z तक, x तक ट्रेवल करेंगे, फिर x से z तक। जब हम x से z तक ही ट्रेवल कर लेंगे, फिर से साइन का फेस जो है एक दूसरे को अपोज कर रहा है, कुछ डिसीजन ही नहीं बन पाएगा। आंसर आ गया आपका डी ऑप्शन, y ग्रेटर देन t। ये बिल्कुल ठीक होगा क्योंकि यहां पर हमारे पास कॉमन पैरामीटर कौन सा है? x है, y ग्रेटर देन x है, फर्दर x ग्रेटर देन t भी बन रहा है। और y से लेके अगर मैं x तक आता भी हूं, मैं करके भी बता देता हूं आपको, कईयों को ये टॉपिक जो है वो टफ लगता है। अगर देखो टफ लगता है तो पूरे का पूरा टॉपिक मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, चैनल पे जाके देख सकते हो, सर्च मार लेना मेरे नाम से, इनइक्वालिटीज टॉपिक। ठीक है, 20-25 मिनट में ही आपको समझ में आ जाएगा पूरे का पूरा।
अगर प्रैक्टिस करनी है तो वो वीडियो लेंथी है, वो पूरी देखनी पड़ेगी आपको। अब देखिए ध्यान से, y से लेके u तक हमें ट्रेवल करना था, या t तक ट्रेवल करना, t और u एक ही बात है। y से लेके जब हम t तक ट्रेवल करेंगे, जब तक ये सिंगल साइन घूम रहा है, सिंगल साइन के केस में सिंगल साइन की कंडीशन ही ट्रू मानी जाती है, इसलिए ये निष्कर्ष आपका बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट, डेटा सफिशिएंसी। सेकेंड राउंड में अटेम्प्ट करना है हमेशा, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, सिटिंग का है, पजल का है, ये रैंकिंग का गिवन है, चाहे ब्लड रिलेशन है, चाहे डायरेक्शन टेस्ट है, हमेशा सेकेंड राउंड में लेके चलिए इसे। अगला, मीनिंगफुल वर्ड का केस। अब ये देखो, काफी स्टूडेंट्स को डाउट क्रिएट करता है। बात ये वहीं पर ही आती है जैसे मैंने कॉज एंड इफेक्ट में बोला था। सपोज आपने 10 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए और 10 के 10 मॉक टेस्ट में आपको लगता है ये क्वेश्चन आया, और 10 में से प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसके गलत होने की, तो आपको ये अटेम्प्ट नहीं करना, चाहे तो आप इसे स्किप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि हाँ मैक्सिमम टाइम आपका ये सही ही होता है, ये 10 मॉक टेस्ट दिए 8-9 बार हमारा सही गया है क्वेश्चन, तो आप एग्जाम में जाके इसे अटेम्प्ट कर सकते हो, तो वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है। तो यहां पर क्या है, अर्थपूर्ण शब्द क्रिएट करना था, किस किस को यूज करके, पहला, दूसरा, छठा और आठवां। पहला, दूसरा, 3, 4, 5, 6, छठा और आठवां। तो कौन कौन से लेटर आए यहां पर, PREO। ओके, तो हाउ मेनी, कितने मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं आपको ये बताना है। तो कॉन्फिडेंट है तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, अदरवाइज इसे स्किप करना बेहतर है, तुक्का नहीं मारना बिल्कुल भी। तो यहां पर कौन कौन से वर्ड्स क्रिएट किए जा सकते थे, एक तो रोप वर्ड बन रहा है, रोप के अलावा रेपो वर्ड बन रहा है, रेपो रेट आपने सुना होगा, ठीक है। पोर वर्ड बन रहा है, PORE। इसके अलावा कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट, किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में ग्रेस का कोड गिवन है, क्रेन का कोड गिवन है, और एन का कोड आपको डिटरमिन करना है। मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसे आप चाइनीज कोडिंग बोलते हैं उसका केस है। अब ग्रेस और क्रेन में देखिए आपको कुछ लेटर कॉमन दिखाई दे रहे हैं, हमें एन का कोड डिटरमिन करना है। एन यहां पर आ रहा है, ये देखो, एन का कोड इन 5 डिजिट में से कोई एक है, तो मतलब के 4 डिजिट का कोड RACE, ये देखो RACE, ये 4 लेटर यहां पर बैठे हुए हैं। अगर एन यहां पर रिपीट नहीं हुआ तो उसका कोड भी रिपीट नहीं होगा। दोनों कोड्स में से देखो कौन सा डिजिट नहीं आ रहा, यहां पर रिपीट नहीं हो रहा। 98175, 8175, 9 नहीं है बस, ठीक है, तो यही एन का कोड होगा। रुके रुके रुके, एन का निकालना था, RACE, तो यहां पर क्या है, 8175, 9 नहीं है ना, 9 आएगा। एक ऑप्शन इसमें एरर है, मैंने ऑप्शन नहीं गिवन किया, अदरवाइज यहां पर एन का कोड क्या रहेगा, 9 ही रहेगा, ठीक है। एक को मैं कर देता हूं 98175, इसकी जगह कर देता हूं, यहां पर 3 की जगह क्या रख दिया मैंने, 9। ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, 9 रहेगा किसके लिए, कोड एन का। ये देखते ही अटेम्प्ट करना है आपको, कॉमन चीजें ही तो टारगेट करनी है। देखो कितना पेन पेपर का यूज हुआ है यहां पर। नेक्स्ट, इक्वेशन सॉल्व करनी है, कोडेड रिलेशन का केस है, जस्ट इक्वेशन को सॉल्व करिए और आंसर बताइए। किसका रिलेशन बताना है, V रिलेटेड टू A। तो रिक्वायरमेंट देखो, V से लेके A तक पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये देखो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रेट में है, तो आप रिवर्स में उठा सकते हो। जैसे मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, वाइफ, ओके। फिर माइनस का मतलब क्या है यहां पर, ब्रदर, वाइफ का ब्रदर। फिर डिवाइड का मतलब क्या है, फादर, वाइफ के ब्रदर का फादर। आप ऐसे स्प्लिट करके कर सकते हो, बट अगर मिक्स्ड कंडीशन आ जाती है फिर तो बेटर है एक ही नेचर के सॉल्यूशन बनाओ, एक ही तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, एक ही तरीका फॉलो करो। कहने का मतलब ये है, आपको कुछ नहीं करना, पूरी इक्वेशन को सॉल्व भी कर लो, वो ज्यादा बेहतर है। जैसे प्लस क्या रिप्रेजेंट करता है, मदर, तो V मदर बनी किसकी, W की। डिवाइड का मतलब क्या है यहाँ पर, फादर, तो W फादर बना किसका, X का। माइनस रिप्रेजेंट करता है ब्रदर को, तो X ब्रदर बना किसका, Z का। मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करता है वाइफ को, तो Z वाइफ बनी किसकी, A की। तो हमें V का रिलेशन A के विद रिस्पेक्ट टू बताना है, तो वो A की वाइफ का क्या है, A की वाइफ का ग्रैंड मदर है, बट ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। A की वाइफ के फादर की मदर है,
वाइफ्स फादर मदर, देखो ऐसा ऑप्शन है, ये देखो ये बैठा हुआ है वाइफ्स रुको रुको, वाइफ्स फादर्स मदर, पत्नी के पिता की मां, ये बैठा हुआ, नोट दिस, पत्नी के पिता की मदर है। डी ऑप्शन आपका आंसर। नेक्स्ट, ये किस चीज का आ गया? स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंसेस, अनुमान। आपको इन्फ्रेंसेस का मतलब क्लियर कर दिया गया है यहां पर कि इन्फ्रेंस इज समथिंग विच इज नॉट डायरेक्टली स्टेटेड बट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द गिवन फैक्ट्स इंफॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट एजम्पशन भी आता है, एक स्टेटमेंट एंड इन्फ्रेंसेस भी आता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? एजम्पशन का मतलब होती है छुपी हुई बात, मतलब जो चीजें आपको कन्वे की गई हैं वहीं से ही चीजें आपको कंक्लूड करनी है, आप इधर उधर की बात नहीं कर सकते हो। इन्फ्रेंस भी एक तरह का अनुमान लगाना, क्या है, एक तरह का छुपी हुई बात ही निकालनी है, बट जो चीजें यहां पर नहीं भी की गई ना, तो वो भी आप चीजें यहां पर डिसाइड कर सकते हो, बट वो कनेक्ट करनी चाहिए आपकी गिवन स्टेटमेंट को लेके। ठीक है, चलो, हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो यहां पर क्या बोला गया था? सिमिलर टू रिनोन्ड साइंटिस्ट्स, इन्वेंटर एस यूजेस मैथोडिकल एक्सपेरिमेंटेशन टेक्निक्स गारंटिंग इनोवेटिव एंड रिलायबल इन्वेंशंस इन कटिंग एज फील्ड्स। कहता प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की तरह, ठीक है, कंपेयर कर रहा है वैसे, प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की तरह एक आविष्कारक है एस, भी व्यवस्थित प्रयोग तकनीकों का उपयोग करते हैं, मतलब जैसे फेमस साइंटिस्ट करते हैं ना, वैसे भी ये भी वैसे ही का टास्क करता है, जो अत्याधुनिक क्षेत्रों में नवीन और विश्वसनीय आविष्कारों की गारंटी देते हैं। अब प्रोसीजर सेम है, काम करने का तरीका सेम है, सेम मशीनरी को यूज कर रहे हैं, तो आउटकम भी तो सेम ही आएंगे। ये हमने जनरली स्टेटमेंट को समझते हुए ये अनुमान लगाया है। अब देखते हैं ये अनुमान गिवन है या नहीं। आविष्कारक एस के आविष्कारों की नवीन और विश्वसनीय प्रकृति उनकी व्यवस्थित प्रयोग तकनीकों से उत्पन्न हो सकती है। जब वो मेथड ही सेम यूज कर रहे हैं तो आउटकम भी तो वही हो सकते हैं, यही तो हमने डिस्कस किया है। तो यही बिल्कुल चीजें जो है वो कनेक्ट कर रही हैं। ये देखो स्टेटमेंट में भी तो यही बात बोली गई है, तो पहला अनुमान हमारा बिल्कुल सही हुआ। दूसरा क्या कहता है? आविष्कारक ऐसी प्रयोग तकनीकों का उपयोग करते हैं जो प्रसिद्ध वैज्ञानिकों द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों के समान है। ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की तरह ही तो वही चीजें जो है वो फॉलो अप कर रहे हैं, वही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, वही उनका काम करने का तरीका है। तो यहां पर दोनों के दोनों अनुमान जो है वो बिल्कुल वैलिड थे। ये पहले जजमेंट लेनी है। वर्ड के ऊपर एनोलॉजी है, रिवर इज टू स्विम, माउंटेन इज टू क्लाइंब, ओशन इज टू सेल, फॉरेस्ट इज टू ग्रीन। अब जो नदी है, नदी में क्या है? तैर सकते हो, पहाड़ चढ़ाई करने के लिए होते हैं, ओशियन समुद्र या महासागर जल यात्रा कर सकते हो, ठीक है। फॉरेस्ट ग्रीन नहीं कर सकते, फॉरेस्ट का कलर हो गया ग्रीन, ओके। ये जो है बाकियों से डिफरेंट है। मान लेते हैं कि पहले के लिए जो है वो दूसरी टर्म जो है वो एक तरह की एक्टिविटी है। तैर कहाँ सकते हैं हम? रिवर में। कहाँ चढ़ाई कर सकते हैं? पहाड़ों में, ठीक है। कहाँ जल यात्रा कर सकते हैं? ओशन महासागर वगैरह में। तो उस चीज को लेके अगला देखिए, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। वही आपकी डिसीजन मेकिंग के ऊपर है, चाहे तो आप इसे फर्स्ट राउंड में करिए या सेकंड राउंड में, तो ट्राई जरूर करना है ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि इतने टफ नहीं आते हैं ये। बढ़ती मोटापे की दर से निपटने के लिए सरकार को सभी मीठे पेय पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, जितने भी पेय पदार्थ हैं। ये स्टेटमेंट है। अब ये मत सोच के चलेगा सारे पेय पदार्थ कैसे बैन कर सकते हैं भाई, आपको अपना डिसीजन नहीं बनाना है। स्टेटमेंट में जो गिवन हो गया उसको कंसीडर कर लो, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट के अंदर बिल्कुल भी एज्यूम मत करना। अगर आपने सोच लिया कि नहीं यार सब पे थोड़ा लगा सकते हैं, मुझे तो मीठा खाना पसंद है, अगर वो बंदा बोलेगा ना है हाँ बैन लगा दो, इससे ये नुकसान हो सकता है, तो आप उस चीज को कंसीडर ही नहीं करोगे, क्योंकि आप तो सोच के बैठे हो कि हाँ नहीं लगाना चाहिए बैन। तो पार्टिसिपेंट नहीं बनना। आर्ग्यूमेंट के केस में आपको दोनों चीजों को, दलीलों को समझना है और ये डिसीजन लेना है किसका आर्ग्यूमेंट ज्यादा वैलिड है। समझ में आई बात? तो डिसीजन भाई, मुझे अगर पूछा जाए कि गवर्नमेंट ने बैन लगाने के लिए बोला है जितने भी शुगरी ड्रिंक्स हैं, जितने भी मीठे पेय पदार्थ हैं, क्यों? मोटापे की दर जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो आप डिसीजन मत लो, ठीक है देखते हैं क्या बोला जा रहा है लोगों के थ्रू, उनसे हमने डिसाइड करना है किसका आर्गुमेंट ज्यादा वैलिड हुआ।
मीठे पेय पदार्थ अतिरिक्त कैलोरी सेवन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जी बिल्कुल देते हैं, तभी तो मोटापा बढ़ रहा है लोगों में, जिससे मोटापा बढ़ता है। बिल्कुल ठीक है ये तर्क, जेन्युइन बोल रहा है बंदा। मीठे पेय पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने से पेय कंपनियों के राजस्व में गिरावट आएगी, जिससे इस क्षेत्र में संभावित रूप से नौकरियां जा सकती हैं। अब ये देखो, आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है? बहस। कितने बंदे चाहिए बहस करने के लिए? मैं अपने साथ ही शीशे में सामने खड़ा होकर अपने साथ ही बहस कर रहा हूं, ऐसे तो ना होगा। कोई बात भी तो होनी चाहिए ना लड़ने के लिए खुद से। सामने वाले के साथ ही बहस होगी, दोस्तों के साथ ही बहस होगी, ऐसे लोगों के साथ बहस होगी जिनके साथ आपके विचार नहीं मैच खाते हैं। ठीक है, यही होगा ना। तो यहां पर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जा रहा है। यहां पर लोगों की हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा गया है, यहां पर उन कंपनियों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा गया है जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अगर हम उन पे बैन लगा देंगे तो जितनी भी ये फैक्ट्रीज वगैरह लगा के बैठे हैं, जितने वर्कर्स काम करते हैं, एम्प्लॉयज हैं वगैरह, काफी लोगों की रोजी रोटी का साधन बने हुए हैं, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये भी आर्ग्यूमेंट जो है वो ज्यादा वैलिड हुआ। ठीक है, तो एज अ मीडियोकर आपको काम करना है, ये नहीं कहना हाँ भाई बैन होना चाहिए, मैं तो हेल्थ कॉन्शियस हूं। आप ये थोड़ा सोचोगे फिर बढ़िया बैन होना चाहिए, आप इसके अगेंस्ट ही जाओगे। ओके, तो एज अ मीडियोकर हमेशा आपको डिसीजन लेने हैं। ओके, नेक्स्ट देखते ही अटेम्प्ट करना है। क्या गिवन है? ऑल शीप्स आर काउज, सभी शीप्स जो है वो काउज का हिस्सा है, कोई भी काउ जो है वो हॉर्स नहीं है, और सभी हॉर्स जो है वो जैकल्स बन के बैठे हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या कहता है यहां पर? सम जैकल्स आर नॉट काउज, कुछ हिस्सा जैकल्स का काउज नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये हिस्सा जैकल्स का ऐसा है जो काउज के साथ नेगेटिव रिलेशन बना के बैठा है। पहला निष्कर्ष बिल्कुल वैलिड है। दूसरा, सम शीप्स आर नॉट जैकल्स, कुछ हिस्सा शीप्स का जैकल्स नहीं है। अब देखो नेगेटिव रिलेशन किस किस के बीच में गिवन है? काउज और हॉर्सेस के बीच में। काउज हॉर्सेस नहीं है, हॉर्सेस भी काउज नहीं है, तो यहां पर जो है रिलेशन शीप काउ का हॉर्सेस के साथ है, नेगेटिव रिलेशन। हमें शीप का दूर दूर तक, जैकल्स के साथ तो कोई रिलेशन नहीं गिवन ना। जैकल्स का शीप के साथ हो सकता है और है भी सही डेफिनेटली, बट शीप टू जैकल इसकी क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए आपका दूसरा निष्कर्ष क्या हो गया? गलत। अगर यहां पर यह आता ना सम जैकल्स आर नॉट शीप्स, कुछ हिस्सा जैकल्स का शीप्स नहीं है, तो वो निष्कर्ष हम सही मानते, क्योंकि विजिबिलिटी है, बट शीप टू जैकल की विजिबिलिटी नहीं है, इसलिए आपका दूसरा निष्कर्ष गलत। यहां पर क्या अनुसरण करता है? सिर्फ और सिर्फ पहला निष्कर्ष। यहां सारा शीप ही जैकल का हिस्सा हो सकता है, यहां आ सकता है, ये देखो। अगर इसको ट्रू मान लेते हैं हम, तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं होगी। ठीक है, अगर आपने पॉसिबिलिटी श्योरिटी सीख रखा है मुझसे तो ये बात समझ में आएगी, अदरवाइज इग्नोर करो, भूल जाओ मैंने पिछले 10 सेकंड में क्या बोला। ओके, नेक्स्ट। ये तो भाई इसके मैं सॉल्यूशन आपको क्या ही दूं, बस ऑप्शन का रेफरेंस लेके आपको ये देखो, ये ट्रायंगुलर शेप में है, तो यहाँ पर भी एक तरह का इस तरह से ये शेडिड एरिया ही बनेगा। इसमें मैं आपको क्या ही करवाऊँ, ये खुद से ही करने वाले होते हैं। तो ये कहाँ गिवन है? डी ऑप्शन के अंदर। चलो ये भी आप कर ही लोगे। सेम रोटेशंस आर नॉट अलाउड लिखा हुआ है, तो सेम शेप में होना चाहिए। ये आपको दिया गया है, ये विजिबल हो रहा है, ये देखो। ठीक है, डी ऑप्शन। इसमें क्या एक्सप्लेन करूं बताओ। नेक्स्ट, पजल। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये मैं अपने लेवल पे नहीं दे रहा हूं, पिछले साल आए हुए क्वेश्चन है, उसी के बिहाफ पे ही मैंने ये पूरे का पूरा सेट क्रिएट किया। ठीक है, सेकेंड राउंड में लेके चलो। नेक्स्ट देखिए, डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, मतलब ये भी ओड वन आउट का केस है। चलिए, 18 का संबंध 216 के साथ है, 13 का 143 के साथ, 31 का 372, 22 का 264 के साथ। अब देखो, ये तो क्लियरली पता चल रहा है 13 का 11 गुना है। ट्रिक्स आती है ना, किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो 18 से 216 तक जाते हैं। 18 दुना, या 18 10 से गुना करें 180, 180 में 36 जोड़ दो, ये इसका 12 गुना है। ये 18 का 12 गुना है, ये 13 का 11 गुना है। आगे देखते हैं, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। 31 का करना है 31 का कर दो, 22 से जज करना है 22 से कर लो। 22 का 10 गुना कितना हो गया? 220 में 22 का डबल 44, ये भी 12 गुना है।
यही ऑप्शन आपका आंसर है। इसके अलावा बाकी टर्म्स में क्या है, पेयर्स में दूसरी संख्या पहली संख्या का 12 गुना है, इसमें ही सिर्फ 11 गुना है। यही अनोखा घूम रहा है। नेक्स्ट सिंपल सा केस है ब्लड रिलेशन का, देखते ही अटेम्प्ट करो। सबसे पहले यहां पर रिक्वायरमेंट को टारगेट करना है। किसका रिलेशन बताना है? यू रिलेटेड टू एल। यू एल से किस प्रकार संबंधित है। जहां कहीं भी यू और एल दोनों इंक्लूड हो गए फ्रेम में, वहां से आंसर हिट कर दो। यू इज द फादर ऑफ एन, यू एन का पिता है। एन जो है वो टी की बहन है। टी जो है वो पत्नी है किसकी? आर की। आर इज द सन ऑफ एल। ये देखो यू और एल इंक्लूड हो गए। यू का रिलेशन एल के विद रिस्पेक्ट टू बताना है, तो यहां पर एल के जेंडर को क्या करना है आपने? अगर एल का रिलेशन यू से बताते फिर आगे भी कैरी फॉरवर्ड करते, अगला फ्रेम भी बनाते, बस यहां नीड ही नहीं है। तो यू एल से किस प्रकार संबंधित है? वो उसके बेटे की पत्नी का पिता है। सन्स वाइफ फादर, बी ऑप्शन में आपको आंसर गिवन है। नेक्स्ट एनोलॉजी, इजी होता है, ट्राई करो, 10 से 15 सेकंड का टाइम लगेगा, इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नॉन वर्बल जो है टीयर 2 का एग्जाम उठा लो चाहे टीयर 1 उठा लो, अदर देन सीरीज आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता। नॉन वर्बल सीरीज में थोड़ा टाइम लग सकता है, जरूरी नहीं वो सेम पैटर्न के ऊपर आए, हमेशा ही अलग अलग हो सकता है। अदरवाइज सारे टॉपिक्स उठा के देख लेना, वो आपको बहुत ईजी लगेंगे। चलो, तो क्या किया गया है? ए और बी कैसे कनेक्टेड है एनोलॉजी में? सादृश्यता, ये देखो रोटेट हो रखे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट हो रखे हैं। ठीक है, तो इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दो। रोटेट करेंगे तो ये ट्रायंगल जो है वो इस शेप में यहां से ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल जो है वो ऐसे नीचे लग जाएगा और इसकी ऐसे लाइन भी लग जाएगी। तो इस शेप में देखो आपको कहाँ गिवन है, ये देखो, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बी ऑप्शन में दिया गया, दैट्स इट, और कहीं भी अवेलेबल नहीं है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन है। अगला फिर से डाटा सफिशिएंसी का एक और केस सेकेंड राउंड में लेके चलो। ये जब से टीयर 2 हुआ है ना, हर साल 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं डाटा सफिशिएंसी के। इसको सेकेंड राउंड में ही अटेम्प्ट करना है, टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। अगला एक और क्वेश्चन देखो, चाइनीज कोडिंग का। इसका कोड निकालना है आपको, हाउ इज माउंटेन बी कोडेड। माउंटेन का कोड आपको डिटरमिन करना है। तो माउंटेन देखो शब्द कहाँ कहाँ कॉमन है, सेकंड में कॉमन है और थर्ड में कॉमन है। तो सेकंड और थर्ड में देखो कोई और वर्ड कॉमन आ रहा है, जेंटली माउंटेन रिवर फ्लोज वैली माउंटेन। सेकंड और थर्ड में कॉमन है, तो सेकंड और थर्ड में ही कोड कॉमन होगा माउंटेन का, दैट इज BLU। इसके अलावा कोई और कॉमन नहीं है। एक और क्वेश्चन, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। फिर से मैंने 2 क्यों दिए हैं? क्योंकि पिछले साल आए थे। 2 क्वेश्चन चाइनीज कोडिंग के क्यों दिए हैं? क्योंकि पिछले साल आए थे। 2 डाटा सफिशिएंसी क्यों है? क्योंकि पिछले साल आए थे। पजल क्यों है? लास्ट ईयर था, सिटिंग भी था। तो जैसा क्वेश्चन का पैटर्न था उसी पैटर्न से रिलेटेड मैंने मिलता जुलता एक और सेट क्रिएट कर दिया, दैट्स इट। अपने लेवल पे मैंने कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया है। डिफिकल्टी लेवल हो सकता है मैंने 5 से 10% ऊपर रखा हो, 10% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया होगा। सेम नेचर का क्वेश्चन तो मैं बना नहीं सकता ना, फिर देखो कहीं ना कहीं तो मुझे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, या तो मैं बहुत आसान दे दूं या तो बहुत ज्यादा टफ दे दूं, ये होता है। ठीक है, तो 5 से 10% मैंने डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मेंटली प्रिपेयर किया हुआ था। अगला देखिए, अब ये पेपर की फॉर्मेशन का काम है, वही है, ऑप्शन के थ्रू रेफरेंस लेके चलेंगे, बट तीनों ऑप्शन जो हैं वो 4 2 3। 4 फॉर्मिंग द शीट, 2 पल्पिंग, 3 प्रेसिंग, अलग अलग हैं। देखो तो क्या हो सकता है, अदरवाइज अगर हम देखें भी सही नॉर्मली इसे, तो पैकेजिंग तो सबसे लास्ट में होगी, पैकेजिंग लास्ट में होगी तो लास्ट से भी आ सकते हैं, तो 5वां शब्द सबसे आखिरी में होना चाहिए। मतलब आपका ये ऑप्शन तो हो गया एलिमिनेट, फिर भी पहला 2 3 4 ही है। तो सबसे पहले क्या होगा, पल्प से शीट बनाई जाती है। ठीक है, पल्प से पहले क्या होता है, बाद होता है शीट बनाई जाती है, शीट के बाद उसे प्रेस किया जाता है। ठीक है, प्रेस करके कागज को और पतला किया जाता है। उसके बाद क्या है, उसे सुखाया जाता है, फिर उसके बाद पैकेजिंग की जाती है। तो 2 4 3 1 5, 2 4 3 1 5, 2 पहले था, मतलब हिट कर सकते थे हम, दूसरा शब्द पहले आना चाहिए, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में था। नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेशन, इक्वेशन काफी लेंदी है, पिछले साल वाला मैंने सेम एज इट इज डिट्टो क्वेश्चन डाल दिया।
थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है इसलिए। तो यहाँ पर साइन कन्वर्जन थी, कुछ भी नहीं है। सॉल्व करने की टेक्निक बता दूंगा, पहले सारी रिप्लेसमेंट कर दो। जैसे ए का मतलब क्या है, डिवाइड, ए को डिवाइड के साथ रिप्लेस कर दो, सारे ए जितने भी हैं। उसके बाद बी मल्टीप्लीकेशन, ये देखो मल्टीप्लीकेशन इधर आया, इधर आया, ये बैठा हुआ है, दैट्स इट। सी का मतलब क्या है, प्लस, सी प्लस है, सी का मतलब प्लस, सी का मतलब प्लस, फिर ये माइनस होगा और क्या। चलो डिवाइड और मल्टीप्लाई एक ही स्टेप में कर डालो। जैसे 55 का 5 गुना कितना हो गया, 275, माइनस 13 का 2 गुना कितना हो गया, 26, प्लस 14/7 कितना हो गया, 2। उसके बाद माइनस 15 का 5 गुना कितना हो गया, 75, फिर प्लस 102/2 कितना हो गया, 51, प्लस का क्या आ गया, 15। अब देखो कैलकुलेशन इजी कैसे बनानी है, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। यहां से आगे जाके पेन साइड में रख दो, यूनिट प्लेस का रेफरेंस लो, क्या है, 1 3 2 7। कैलकुलेशन पे कॉन्फिडेंस रखना, मैं पहले बोल रहा हूं। माइनस वाली टर्म्स को इकट्ठा रख लो, प्लस वाली टर्म्स को इकट्ठा रख लो। ये आपको समझाने के लिए मैं पेन का यूज कर रहा हूं, बट आपको नहीं यूज करना। माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। तो ये माइनस का 6, ये माइनस का 5, माइनस का 1 हो गया, इतना मतलब इन दोनों को ऐड कर दे तो कितना आ गया यूनिट प्लेस, 1। ये माइनस करना है हमने। प्लस वाली टर्म्स का हम यूनिट प्लेस देख लेते हैं, 5 2 7, 7 और 1 8, 8 और 5 3, मतलब 8 और 5 13, यूनिट प्लेस कितना आ गया, 3। 3 में 1 कम कर दो, कितना आ गया, 242 आपका आंसर। दैट्स इट। इसे सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, बट कॉन्फिडेंट हो तो ही ऐसे सॉल्व करना। ट्रस्ट इश्यूज हैं फिर तो आपको देखो सॉल्व करना ही पड़ेगा डिटेल में, ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वो क्वेश्चन उठाते हैं जो हमने सेकेंड राउंड के लिए होल्ड पे रखे थे। कौन कौन सा क्वेश्चन था भाई, पहला एनोलॉजी से रिलेटेड, पहला ऑप्शन पिक कर लेते हैं, BBJ। तो पहले हम कोशिश यही करेंगे लेटर टू लेटर ही कंपेयर कर लें। BBJ की बात करते हैं, ये देखो B और Y में अगर कंपेयर करना है तो B को 28 मान के चलो, 28 में 3 कम कर दो 25, तो 19 में 3 कम कर दो 16, ये बिल्कुल है। दूसरा लेटर कंपेयर कर दो, B एज इट इज आ गया तो इधर V एज इट इज होना चाहिए, बट नहीं अवेलेबल, तो पहला ऑप्शन तो हो गया आपका अभी के लिए आंसर नहीं है। अभी सिर्फ लेटर टू लेटर कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है ऐसे शफल फॉर्म में बैठे हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बोला था अगर ये आपको लगे ना डाउटफुल है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इसके स्किप भी कर सकते हो आप। आई समझ में बात। तो पहले तो आप लेटर टू लेटर ट्राई करना हमेशा। दूसरा देखिए क्या है, BEJ, ठीक है, मतलब पहले मैंने लेटर टू लेटर ट्राई किया तो पहले तो आंसर नहीं बना। दूसरे पे आ रहा हूं, 28 में से 3 कम कर दो 25, ठीक है, 19 में 3 कम कर दो, 28 में 3 कम कर दो 25, ठीक है, 19 में 3 कम कर दो तो कितना होना चाहिए, 16। ये वाला भी नहीं बन रहा लेटर टू लेटर। तो तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, BEJ। फिर से यहां पर क्या है, BEJ डायरेक्टली कर सकते थे, दूसरा और तीसरा हैश की जगह तो सेम ही है, BEJ पे करते हैं। चलो P आ रहा है यहां पर, दूसरे से शुरू करते हैं, यहां हमने P ही सोचा था। दूसरा लेटर क्या है, E। 5 में 3 कम कर दो 2, 22 में 3 कम कर दो तो कितना होना चाहिए, 19 होना चाहिए, S भी अवेलेबल है। उसके बाद J से G, 10 में 3 कम कर दिए 7, तो 27 में 3 कम कर दो 24, यहां पर X होना चाहिए था, ये भी नहीं बन रहा लेटर टू लेटर का केस। अब आएंगे हम चौथे ऑप्शन के ऊपर, मतलब मैं श्योर नहीं हूं कि यही लॉजिक लगेगा या नहीं लगेगा, मुझे चौथा ऑप्शन भी देखना ही पड़ेगा, क्या पता लेटर टू लेटर कनेक्शन ना हो रहा हो। BEJ देखो, P और S तो हम मैच कर ही चुके थे, X आना चाहिए था लास्ट में, हमने एज्यूम किया था। अभी देखो 10 से 7 3 नंबर कम हो गए, तो 27 में 3 कम कर दो 24, ये बिल्कुल ठीक है पैटर्न, क्योंकि BEJ देखो सभी में कॉमन था ना, तो PS के बाद क्या आना चाहिए, X आना चाहिए था, जो कि हमने अभी कंक्लूड किया था। देखो ये तो सिमिलर आ गए, हमारा गुड लक था, ना आते तो क्या करते, फिर टाइम तो लगाते ही लगाते। तो जितने में ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, मे बी इतने में आपके क्वांट्स के एक क्वेश्चन तो पक्का सॉल्व हो जाएगा और दूसरा राह में होगा या उसको भी आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इसको जब ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप ओवरऑल पूरे सेक्शन के एंड में जाके सॉल्व करो। रीजनिंग का सेक्शन नो डाउट मैं मानता हूं आपने फर्स्ट राउंड लगाया और उसी में फटफट शुरू कर दिया, और सेकेंड राउंड भी इंस्टेंटली लगा दिया,
बट ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको सबसे लास्ट में जाके करो। पहले इसको सॉल्व कर लिया, फिर क्वांट उठा लिया, फिर जब आप दूसरा राउंड लगाते हो ना, ठीक है, लास्ट में जाके फिर भी रह जाता है यार कुछ रह तो नहीं गया, तब जाके उठाने वाले हैं ये क्वेश्चन। ये आप खुद करोगे ना तो आपको इसका खुद आइडिया लगेगा, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है। चलो सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर आते हैं। कितने पर्सन है? 6 आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सभी का फेस जो है वो सेंटर की तरफ है। पहली इंफॉर्मेशन देखो यहां पर क्या गिवन है। एस सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। एस जो है वो डब्ल्यू के बाईं और दूसरे प्लेस पे, डब्ल्यू का बायां दूसरा, यहां एस आ गया। वी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी। वी टी के दाईं और तीसरे पे बैठा है। दायां तीसरा हो बायां तीसरा हो, आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। 6 के केस में दायां तीसरा या बायां तीसरा मतलब उसके विपरीत होता है, तो वी और टी एक दूसरे के विपरीत हो गए। टी जो है पड़ोसी नहीं है किसका? एस का। अगर टी एस का पड़ोसी नहीं है तो टी यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम यहां ले लेते हैं टी को तो टी के सामने तो वी होना चाहिए, तो टी यहां हुआ और वी यहां पर हो गया। आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ वी। आर वी के दाईं और दूसरे प्लेस पे है। आर यहां पर आ गया, जो बच गया उसको यहां बिठा दो। कौन रह गया? वो आगे ही पढ़ते चलो, क्वेश्चन को कंटिन्यू करो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू यू। यू बैठा हुआ है अगली सीट पे, ढूंढने नहीं बैठना भी कौन बैठ गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। जो बच गया पर्सन, आर की पोजीशन यू के विद रिस्पेक्ट टू बतानी है। यू के संदर्भ में आर कहां बैठा है? बाईं और दूसरे प्लेस पे, सेकंड टू द लेफ्ट, बी ऑप्शन आंसर। चलो उसके बाद डेटा सफिशिएंसी भी थे, पजल के क्वेश्चन भी थे। हु इज द टॉलेस्ट अमंग ए टू ई। ए और ई, ए से लेके ई तक में से सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? तो पहली इक्वेशन को अलग से सॉल्व करते हैं पहले। ए इज टॉलर देन ओनली डी। ए जो है वो केवल और केवल डी से ही लंबा है, बाकियों से छोटा होगा हाइट में। सी इज टॉलर देन ई बट एज टॉल एज बी। सी इज टॉलर देन ई बट एज टॉल एज बी। सी ई से तो लंबा है बट वो उतना ही लंबा है जितना बी है, तो यहां पर दो दो पर्सन आ गए लंबे। ठीक है, हमें सबसे लंबा व्यक्ति बताना था तो पहले से तो आंसर आएगा ही नहीं। दूसरा ट्राई करते हैं। दूसरे में क्या गिवन है? E इज टॉलर देन ओनली ए एंड ई डी। ई जो है वो केवल और केवल ए और डी से ही लंबा है, हमें तो सबसे लंबा व्यक्ति बताना है। C इज एज टॉल एज ई। सी जो है वो ई जितना ही लंबा है। ठीक है, तो यहां पर पता चल गया कि सबसे लंबा व्यक्ति कौन है? सी ई जितना लंबा है, तो बचा कौन फिर? बी ही बचा, बी ही आएगा यहां पर टॉलेस्ट। तो यहां पर जो आंसर है सिर्फ और सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट को सॉल्व करके ही आ सकता है, पहले से आंसर नहीं आएगा। अगर दोनों से ना आता तो हम मर्ज करके देखते। उसके अलावा डेटा सफिशिएंसी का एक हो गया। नेक्स्ट कौन सा छोड़ा था हमने? ये भी हो गया, बाकी देख लेते हैं एक बार। ये बैठा हुआ है पजल का केस। कितने पर्सन है? 7। हैज एन एग्जाम ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ अ वीक। एक ही सप्ताह में हर बंदे का अलग अलग दिन एग्जाम है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे और एंड कहां पर हो रहा है? संडे को। चलिए टेबल क्रिएट कर लिया, आगे देख लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। बी हैज द एग्जाम ऑन सैटरडे। सैटरडे को किसका एग्जाम है? बी का। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। ओनली 2 पीपल हैव एग्जाम बिटवीन डी एंड बी। डी और बी के बीच में केवल 2 ही लोगों का एग्जाम है, तो डी यहां पर आएगा, इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है। सी हैज द एग्जाम बिफोर डी बट आफ्टर ए। सी का एग्जाम डी से तो पहले है बट ए के बाद है। अगर सी का एग्जाम डी से पहले है तो डी के ऊपर 2 डेज अवेलेबल है, बट सी का एग्जाम ए के बाद भी हमें अरेंज करना है, तो ए का एग्जाम मंडे को होगा और सी का एग्जाम कब होगा? ट्यूसडे को। एफ हैज द एग्जाम इमीडिएटली आफ्टर ई। एफ का एग्जाम ई के तत्काल बाद में है, जस्ट बाद में, मतलब दोनों एक साथ चाहिए। अगर दोनों को एक साथ अरेंज करना है तो ये 2 कंसेक्यूटिव डेज अवेलेबल है कि सी का एग्जाम जो है इमीडिएट आफ्टर है किसके बाद? सॉरी, एफ का एग्जाम जो है वो किसके जस्ट बाद है? ई के बाद। जो रह गया उसको यहां अरेंज कर दो। कौन रह गया? जी। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज जी का एग्जाम। देखो हमें जी के बारे में कुछ गिवन नहीं है,
तो ये प्लेस खाली रह गया था ना, तो इसको ढूंढने नहीं पड़ना कौन सा पर्सन रह गया। जिस पर्सन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर मैं यहां बोल देता एस का एग्जाम कब है तो पता चल जाता, मतलब जो रह गया पर्सन वही एस के लिए है डे। तो जी का कब है? संडे को। नेक्स्ट, एक और डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था हमारे पास, ये रहा। ये पिछले साल का क्वेश्चन है, थोड़ी सी मैंने वेरिएशन की है इसमें। प्रणव के पास, ये हिंदी लैंग्वेज में है, पॉज करके इसे सॉल्व कर सकते हो। कहता प्रणव के पास नीले, हरे और सफेद कंचे हैं, 3 तरह के। उसके पास मौजूद सभी कंचों में से सफेद कंचों का प्रतिशत कितना है? मैथ की फॉर्म में दिया है, क्वांट की फॉर्म में। सफेद कंचों का परसेंटेज निकालना है, कितना है। कहता उसके पास नीले और हरे कंचों का योग 9 है। अगर नीले और हरे कंचों का योग 9 है तो मुझे कुल कंचे भी बता देते कितने हैं, वो तो गिवन ही नहीं किया। नीले और हरे कंचों के योग का मैं क्या कर दूंगा, पहले से आंसर नहीं आएगा। उसके पास 20 कंचों में से 8 सफेद कंचे हैं, ये मुझे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अगर 20 कंचों में से 8 कंचे हैं तो 8/20 गुना 100 आप कर सकते हो, सिंपल। निकालने की नीड नहीं है, पर मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं मेरा दूसरे इंफॉर्मेशन में जो आपको डाटा दिया गया है वो मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। ऑप्शन ध्यान से चूज करना, डाटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, चलो भाई, अब कितने क्वेश्चन इसमें से सही थे? स्पीड मैटर नहीं करती, एक्यूरेसी मैटर करती है। अब एक्यूरेट बताइए सभी में से आपके कितने हैं। ठीक है, अभी सिर्फ हमने स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस किया है। अभी स्ट्रेटेजी और भी देखेंगे हम मॉक टेस्ट के अंदर। जैसे सपोज एक मॉक टेस्ट लगाया, 2 जैसे भी होगा हम आपको बता देंगे, सर भी आपके लिए क्रिएट करेंगे और मॉक। तो जैसा भी रहेगा विल लेट यू नो कि आपने 2 स्ट्रेटेजी मॉक लगा लिया, उसके बाद प्रैक्टिस मॉक लगाइए, या स्टार्टिंग में ही सारे वीडियो मॉक्स दे देंगे आपको, जो भी होगी सिचुएशन। ठीक है, बाकी जैसे आप चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप सजेशंस दे सकते हैं, मैं सभी के कमेंट्स रीड आउट करता हूं, आपको भी पता है। बाकी अगर आप टीयर 2 के लिए इनरोल करना चाहते हैं, फाउंडेशन बैच अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, इस फील्ड में हमारी दी बेस्ट टीम मानी जाती है। वर्किंग आवर्स के अंदर ही कांटेक्ट करिएगा, वर्किंग डेज में कांटेक्ट करिएगा। बच्चों के टेक्स्ट आते हैं, सर आपकी टीम फ़ोन नहीं उठा रही। भाई छुट्टियों में फ़ोन करोगे तो कहाँ से उठा लेंगे, कोई बैठा भी तो हो। संडे को फ़ोन किया, उठाया नहीं, मुझे टेक्स्ट आ रहे हैं, सर आपकी टीम तो फ़ोन ही नहीं उठाती है। वर्किंग डेज में करो, 9 to 6 o'clock के बीच बीच में, 5:30। ठीक है, प्रेफर करो कि व्हाट्सएप करो, 24 घंटे के भीतर भीतर आपको रिवर्ट आ जाएगा, वर्किंग आवर्स के भीतर भीतर। ठीक है, क्योंकि हमने सबको बोला हुआ है स्टूडेंट इज अवर प्रायोरिटी, उनकी आवाज़ सबसे पहले सुनो, उनको रिवर्ट करो, उनके क्या क्या ग्रीवेंसीज है किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, तो आप इन पे कांटेक्ट करके कुछ भी पूछ सकते हो, किसी भी कोर्स से रिलेटेड, चाहे क्वांट्स का है, चाहे रीजनिंग का है, ऐप से रिलेटेड क्वेरी है, कोई भी XYZ आपका कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। ओके, चलो, कैसा लगा है सेशन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कन्वे करिएगा। बाकी जो भी आपके सजेशंस होंगे वेलकम करते हैं हम उनका। हमें लगा कि हाँ इससे आपका और भी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, हम ज़रूर उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी हम अपने एक्सपीरियंस से आपको सारी की सारी चीज़ें बेस्ट जो हो सकती हैं वो आपको प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, चलो जल्दी ही मिलता हूँ फिर मैं अगली वीडियो के साथ। ऑल दी बेस्ट।